चलिए हम वृत्त पढ़ते हैं। सर्किल क्या होता है? तो कहेंगे किसी समतल में एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। देखिए एक समतल हो गया, यहाँ पर एक निश्चित बिंदु हो गया, इसके चारों तरफ एक अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति, ठीक है, जो हम मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पर है। तो जो अनंत बिंदु इनको मिल करके जो आकृति बन रही है इसे हम कहते हैं वृत्त। यानी जो पास पास आ जाएंगे एकदम सट जाएंगे, इनके बराबर हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वृत्त हो जाएगा। तो अभी इसको हम बना नहीं पा रहे हैं सही से। चलिए, तो अनंत बिंदुओं से यहाँ पर जो हमको मिला हुआ है बिंदु, इसमें देखिए बहुत सारे बिंदु होंगे, अनंत बिंदु है। तो किसी समतल में एक स्थिर बिंदु के जो नियत बिंदु हो, कहीं हिलने वाला नहीं है, उस बिंदु से बिंदु पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति वृत्त को वृत्त कहते हैं। वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, उनको से देख लेते हैं। केंद्र, नियत बिंदु जो हमारा निश्चित बिंदु से ओ को हम सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा बिंदु है इसे हम कहेंगे केंद्र कहेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ का जो बिंदु होता है इसे हम कहते हैं केंद्र, ठीक है। और जो अनंत बिंदु होते हैं मिलकर जो रेखा बनती है इसे कहते हैं परिधि, ठीक है, परिधि। ये परिधि हमारी होती है। और जो इसको मिलाने वाली रेखा होती है इसे हम कहते हैं त्रिज्या। एक दूसरा हम बना लेते हैं वृत्त। यहाँ पर देखते हैं जो त्रिज्या परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को केंद्र से होकर छूती है उसे हम कहते हैं व्यास। इनको संयुक्त रूप से बोला जाता है व्यास, ठीक है। परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है जो केंद्र से होकर नहीं जाती है उसे कहते हैं जीवा, जीवा भी कहते हैं। तो व्यास भी एक प्रकार की जीवा ही है। अब व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सब जीवा है, ठीक है। जो सेंटर से होकर चले जाएगा हो जाएगा व्यास कहलाएगा, व्यास जीवा दोनों कहलाएगा। चलिए, त्रिज्या केंद्र ओ को वृत्त की स्थित बिंदु किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या कहलाती है। देखिए हमने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। एकदम समझते चलिए आसानी से, बहुत इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वृत्त बहुत ही आसान चैप्टर है। कह रहा है कि वृत्त के किसी भी बिंदु से, कहीं पर भी कोई बिंदु है और वो सेंटर को मिलाने वाला, जो सेंटर को मिलाए, सेंटर को मिलाए, तो हमने यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। सेंटर को मिलाने वाली जो रेखा होती है, रेखाखंड होता है, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। यह है जो हमारा कहलाएगा। अगर यहाँ पर ए हो और इसे हम ओ कहें तो हम कहेंगे त्रिज्या जो हमारी ये है, यह त्रिज्या हमारी होगी। यहाँ पर कोई बिंदु अगर पी मान लें और पी को हम क्या करें ओ से मिला दें तो ओ पी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अगर यहाँ पर कोई क्यू बिंदु है और क्यू को भी हम क्या करें यहाँ से मिला दें तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी। हम बात करें यहाँ पर आर है, आर को भी अगर ओ से मिला दें तो आर भी, ये भी त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको दिखाया है ओ पी आर त्रिज्या निरूपित करते हैं, तो त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। वृत्त में त्रिज्या की संख्या कितनी होगी, अनंत। अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। त्रिज्याएं अनंत होती हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। त्रिज्याएं कितनी होती हैं, अनंत होती हैं वृत्त में। अब बात करते हैं जीवा। तो चलिए जीवा को भी देख लेते हैं। एक आकृति को हटाते रहेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे अपने हिसाब से। जीवा क्या होता है, ठीक है। तो जीवा किसे कहते हैं, त्रिज्या हमने आपको बता दिया। त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, इंग्लिश में इसका मीनिंग रेडियस है। यहाँ पर आप देख लेंगे इसको। जीवा किसे कहते हैं, तो जीवा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। तो
अगर वृत्त के परिधि पर कोई भी दो बिंदु है, ठीक, एक बिंदु हम मान लेते हैं ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है, तो बी है, तो इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है इसे हम कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं इसे? जीवा कहते हैं। तो जितने भी रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि एक रेखा जो सेंटर से जाती है, हमने इसको बताया था व्यास होता है, व्यास के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं की गई, ये व्यास है और व्यास के साथ यह जीवा भी है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो उसे हम कहेंगे व्यास, व्यास को सबसे बड़ी जीवा कहा जाएगा। और हम बात करेंगे इस तरह देखेंगे तो अनंत जो है जीवाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? अनंत। इसके प्रगुण को आप ध्यान में रखेंगे। एक छोर से दूसरे छोर को मिलानी है तो जीवा की संख्या कितनी होगी? तो जीवाएं खींची जा सकती, अनंत जीवाएं हो सकती हैं, ठीक है, वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं। चलिए अगले टॉपिक पर हम आते हैं। ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और वृत्त के परिधि पर दो स्थानों की जो दूरी है, दो स्थानों की जो दूरी, यहाँ पर एक मान लेते हैं ए, यहाँ पर मान लेते हैं बी, तो इसे हम कहते हैं, यहाँ से ए से बी की जो बीच की दूरी है, ए से बी की जो दूरी है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं चाप, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? चाप। इसे चाप ए बी कहा जा सकता है। और चाप का कोण का माप जो हम करते हैं, केंद्र पर चाप जो कोण बनाता है वही चाप का कोण होता है। चाप का कोण क्या होता है? चाप का कोण भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने चाप का कोण बना है। तो चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जाता है वो चाप का कोण होता है, ठीक है, चाप का कोण बनता है। चाप हमारा क्या है? चाप का हमारा नाम कहा जाएगा, तो चाप हमारा ए बी है, ए बी चाप खींचे। और चाप का कोण कितना है? तो हम कहेंगे चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है वही कोण होता है चाप का कोण। तो यहाँ पर यक्स डिग्री हमने मान लिया, इसको नाप करके देखा जाता है, तो इसका निकालने का तरीका अलग है, हम इसे कहेंगे चाप का कोण, ठीक है। आगे हम चलते हैं इसके अलग थ्योरम पर। अब आता है हमारा वृत्तखंड। चाप हमने देख लिया, वृत्तखंड क्या है? किसी चाप और इसकी संगत जीवा के मध्य का क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। तो इसको आप देख लीजिए, एक हमने वृत्त बना लिया, ठीक है, और वृत्त को बांटने वाली जो रेखा यानी जीवा द्वारा वृत्त को दो क्षेत्रों में बांटा जाता है, ठीक है, जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। तो बड़े वाले भाग को हम कहेंगे वृत्त खंड, माने होता है टुकड़ा। तो वृत्त खंड कौन सा बड़ा वाला भाग है? तो इसलिए कहेंगे दीर्घ, ठीक है, दीर्घ वृत्त खंड। छोटे वाले भाग कहेंगे यह वृत्त का है खंड, तो कहेंगे वृत्त खंड, ठीक है, और यह लघु वाला भाग है, ठीक है, यह लघु वाला वृत्त खंड यह भी है। तो ये वाला दीर्घ है और ये वाला क्या है? लघु है। तो लघु भाग का होने के कारण इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड और इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। यह वृत्त का खंड है, बड़ा वाला भाग इसलिए दीर्घ है, छोटा वाला इसलिए लघु, तो इसका नाम हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। इसका नाम हो जाएगा लघु वृत्तखंड, है ना। चलिए, इसकी संगत जीवा के मध्य का क्षेत्र जो होता है, ये हमने इसको देख लिया। लघु चाप संगत जीवा द्वारा बना वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड को हमने समझा दिया। दीर्घ चाप, हमने दीर्घ चाप यहाँ पर देखिए ए बी जो है लघु चाप है। अगर हम बात करेंगे इधर वाले क्षेत्र को, तो इसे हमने कहा, इस वाले चाप को हम कहेंगे
लघु चाप, लघु चाप, और ऊपर वाले भाग को हम कहेंगे दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। चलिए आगे देखते हैं छेदक रेखा। वह रेखा जिसके केवल दो भिन्न बिंदु वृत्त पर स्थित हों छेदक रेखा कहलाती है। केवल दो बिंदु स्थित हों। छेदक रेखा क्या होती है कि वह रेखा जिसके केवल दो बिंदु वृत्त पर स्थित हों छेदक रेखा कहलाती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारा एक वृत्त है, ठीक है, और इसके वृत्त के दो बिंदु ए और बी, ठीक है, यहाँ पर हम करें वृत्त पर स्थित हैं तो यह छेदक रेखा कहलाएगी। ठीक है, आगे आता है त्रिज्यखंड। वृत्त की दो त्रिज्याओं और त्रिज्याओं के अंतः बिंदुओं को मिलाने वाले चाप के मध्य का क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। एक हमने वृत्त बनाया, ठीक है, और इसका सेंटर यहाँ पर है। हमने कहा एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, और इन बिंदुओं द्वारा जो वृत्त कैसे होकर जाती है, तो यह रेखा जो हमारा कहलाता है छेदक रेखा कहलाता है। ठीक है, यह छेदक रेखा कहलाती है। अब बात आती है यहाँ पर कि त्रिज्यखंड क्या होता है कि तो त्रिज्या द्वारा घिरा क्षेत्र, त्रिज्या द्वारा घिरा क्षेत्र, यह वृत्त का सेंटर हो गया। एक त्रिज्या हमने यहाँ पर ले लिया, इसका नाम रखा हमने ए, और हमारा सेंटर है ओ, और एक त्रिज्या हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, जिसका हमने नाम रखा बी। तो हमने कहा दो त्रिज्याओं द्वारा घिरा क्षेत्र, यह क्षेत्र घिरा हुआ है तो यह छोटा क्षेत्र है, तो इसे हम कहेंगे लघु। त्रिज्या द्वारा घिरा है तो त्रिज्य कहेंगे, त्रिज्य खंड। और ये बड़ा क्षेत्र ये भी देखिए घिरा है त्रिज्याओं द्वारा ही, तो इसे हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, संकेंद्र वृत्त क्या होता है इसको देखते हैं। ये देखिए हमारा सेंटर है और यहाँ पर एक ही केंद्र द्वारा दो वृत्त बनाए गए हैं। ठीक है, तो दो वृत्तों का यदि केंद्र एक ही हो तो ऐसे केंद्र को हम कहेंगे संकेंद्री। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, संकेंद्र। इस पर सवाल आगे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखा क्या होती है कि वह रेखा जो वृत्त को केवल एक स्थानों पर स्पर्श करे। यह वृत्त हमारा है और कोई रेखा जा रही है और कहीं एक स्थान से छू करके चली जाए, तो यहाँ पर देख रहे हैं स्पर्श क्या है, एक ही जगह हो रहा है, तो हम कहेंगे यह स्पर्श रेखा होगी। ये भी क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। और जहाँ पर स्पर्श करना, अगर कोई बिंदु यहाँ पर P है तो इसे हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान हम लोग समझते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं दिक्कत होती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको आपको फिर से बताया जाएगा। वृत्त संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है, इसको भी देख लेते हैं। तीन असंरेखी बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। यह बात कह रहा है कि अगर असंरेख है, ठीक है, बिंदु क्या है, असंरेख है, यानी एक रेखा में नहीं है, तो केवल जो है वृत्त खींचा जा सकता है, तो वह खींचा जा सकता है केवल एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। यदि एक वृत्त के दो चाप सर्वांग सम हों
तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं यदि एक वृत्त की दो चाप सर्वांग सम हो। कहने का आशय यहाँ पर है कि देखिए यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर हमारे कह रहा है कि यहाँ पर एक चाप हमने खींचा हुआ है सेंटर पर, और यहाँ पर ए और बी, ठीक है, ए और बी इस चाप द्वारा, और एक हम यहाँ पर कोई ले लेते हैं बिंदु पी और क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि संगत यानी जीवाएं चाप बराबर हो, चाप यानी चाप की जितनी दूरी ए बी हो, ए बी चाप जो है बराबर होगा किसके, पी क्यू के बराबर होगा, तो जीवाएं भी आपस में बराबर होती हैं। अगर संगत चाप बराबर है तो संगत जीवाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है। और समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण भी बनाती हैं। यहाँ पर जो थीटा कोण बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही थीटा कोण बनेगा, ठीक। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ अगर ये जीवा हमने इसको अगर मान लिया कि ए और पी जीवा है, और ठीक ए और पी चाप है, तो उतना ही बड़ा चाप होगा बी और क्यू भी चाप बराबर हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर ए पी बराबर होगा बी क्यू के बराबर होगा। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, अगर यहाँ पर यक्स कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी यक्स कोण बनेगा, ठीक। इस थ्योरम का उपयोग करेंगे आगे चलकर हम। यदि एक वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हैं यानी बराबर हैं, तो संगत जीवाएं यानी जो संगत में जीवा दी है वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसको भी देख लीजिए, एक वृत्त है, इसका सेंटर यहाँ पर है और ये हमारी एक जीवा है, ठीक है। और इस जीवा पर हम क्या करें, लंब डालें और उसको सेंटर से मिला दें, तो कह रहा है कि जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी यहाँ पर मान लें कि यहाँ पर ए बिंदु है और यहाँ पर बी है और हमारा सेंटर ओ है और यहाँ पर कोई पी बिंदु है, तब क्या होगा, हमारा ए पी का जो मान होगा वह मान होगा बराबर होगा बी पी पी बी के मान के बराबर होगा, ठीक है। यदि हम बात करें कि ए बी का जो है मान हमें दिया है 10 सेमी, तो आपको बताना है कि ए पी का जो मान कितना होगा, तो हम कहेंगे देखिए दो बराबर भाग में बट गया, यानी 10 को भी दो बराबर भाग में हम बांट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 सेमी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वृत्त के केंद्र और वृत्त की किसी जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। करें कि यहाँ पर ये बात कहा जा रहा है, सेम यही प्रमेय का थोड़ा सा रूप बदल करके पूछा जा रहा है। करा कि मान लीजिए कोई सेंटर है, ठीक, और सेंटर कह रहा है कि यदि कोई जीवा है और जीवा का मान लेते हैं कोई मध्य बिंदु, यहाँ पर ए जीवा और जीवा का दूसरा बिंदु क्या है, बी है, और इसका मध्य बिंदु कहाँ आता है, ये पी पर आता है, ठीक है। तो मध्य बिंदु को अगर सेंटर से जो मिलाने वाली रेखा होती है वह लंब होती है, यानी अर्थात यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। अब 90 अंश का कोण बन गया तो हमारा वही पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गया, ठीक है। तो अगर किसी एक दो का मान दिया है, लंब का मान दिया है और जीवा का मान दिया, तब भी हम त्रिज्या का मान निकालेंगे, और त्रिज्या का मान और लंब का मान दिया है तब भी हम क्या करेंगे, त्रिज्या के व्यास का आधा निकालेंगे और उसका दूना कर लेंगे, हमको जो है सॉरी जीवा का आधा हमको मान पता चल जाएगा और आधा को फिर दूना कर देंगे, हमको जीवा की पूरी लंबाई पता चल जाएगी, ठीक है। आगे करा वृत्त के किन्हीं दो जीवाएं के लंबार्धक एक दूसरे को केंद्र पर काटते हैं। कह रहा है कि वृत्त की किन्हीं दो जीवाएं के लंबार्धक एक दूसरे को केंद्र पर काटते हैं। जो लंबार्धक होते हैं, लंबकारधक होते हैं, एक दूसरे को सेंटर पर ही काटते हैं। जिससे मान लीजिए यहाँ पर एक हम वृत्त बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसका सेंटर है और यहाँ पर एक जीवा हमने ये खींच लिया और दूसरी जीवा हमने ये खींच लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ए रखा और यहाँ पर बी रखा, यहाँ पर मान लेते हैं सी रखा। तो इस जीवा का जो सेंटर होगा यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर है, और यहाँ पर इस जीवा का सेंटर है क्यू, यहाँ पर मान लेते हैं। तो दोनों को अगर आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है,
तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, सेंटर केंद्र पर काटेंगे। चलिए अगला हम लेते हैं वृत्त। दो सर्वांगसम वृत्त की समान जीवाएं संगत केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। चलिए बहुत ही अच्छा प्रमेय है। ये सभी प्रमेय हमको कक्षा 8 की किताब में आपको मिल जाएंगे, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सब उसमें दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आगे मान लेते हैं यहाँ पर एक वृत्त का सेंटर है, ठीक है, और कह रहा है कि दो सर्वांगसम वृत्त की समान जीवाएं, ठीक, यानी हमारा देखिए ये वृत्त हमारा है, ठीक, और यहाँ पर भी दोनों जीवा आपस में बराबर है, दोनों जीवा आपस में बराबर है, यानी यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। हमको बनाने में कोई छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा जा रहा है उसको बराबर, ध्यान रखना है। यानी सी डी का जो मान होगा वह मान जितना सी डी की लंबाई होगी उतनी लंबाई हमारी होगी ए बी की भी लंबाई होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि जो है जीवाएं समान है तो केंद्र से बराबर दूरी पर दोनों होंगी, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी अगर यक्स है तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितनी होगी, यक्स ही होगी, ठीक है। अगर जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी, ठीक। इसका उल्टा थ्योरम हम कहेंगे, या कह सकते हैं कि यदि दो जीवाएं आपस में बराबर हो, दो जीवाएं आपस में क्या हों, बराबर हों, यहाँ सेंटर होगा, दो जीवाएं अगर आपस में बराबर हों, सॉरी दो जीवाओं के लंब आपस में बराबर, यहाँ पर ये मान लेते हैं ओ हमारा है, हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। यदि कहा जा रहा है और इसका मान हम रखते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो यदि हमसे कहा जा रहा है कि पी ओ का मान बराबर है ओ क्यू के, यानी समझो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं तो आपस में जीवाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, अर्थात ए बी भी बराबर होगा किसके, सी डी के बराबर होगा, ठीक। तो केंद्र से समान दूरी पर जो जीवाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो चलिए हमने इसको भी देख लिया कि दो सर्वांगसम वृत्तों के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान होती हैं। आगे हमने देखा कि एक वृत्त में समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो हमने बताया भी कि वृत्त की समान जो जीवाएं हैं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। देखिए यहाँ पर दोनों जीवाएं क्या हैं, समान हैं, यानी बराबर हैं, तो इनकी दूरी भी आपस में क्या है, बराबर है। अगर यहाँ से मान लेते हैं कि ये दोनों 8 सेमी की हैं, ठीक है, यहाँ पी है ओ है 8 सेमी दूरी पर, तो यहाँ से ओ का क्यू अगर बिंदु यहाँ पर, तो ये भी हमारा कितना होगा, 8 सेमी का होगा, ठीक है। आगे किसी वृत्त की दो असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र से अधिक समीप होती है। देखिए इसको भी समझ लेते हैं। ये देखिए हमारा एक वृत्त है, ठीक, और यहाँ पर सेंटर है, तो जो जीवा केंद्र से जितना ही दूर पर होगी वो उतना छोटा होगी। देखिए यहाँ से अगर दूरी ज़्यादा है तो छोटा बन रहा है, जितना हम केंद्र के पास जाते हैं उतने हमारे जीवा की लंबाई क्या हो जाती है, बड़ी होती जाती है, देखिए बड़ी होती जाती है। तो बड़ी जीवाएं केंद्र के समीप होती हैं और सबसे बड़ी जो जीवा होती है वृत्त का व्यास, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास। तो जो जीवा केंद्र से जितना अधिक दूर होगी उतना ही क्या होगी, छोटी होगी, और जो जीवा केंद्र से जितना ही नज़दीक होगी वह उतनी ही बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी हमने देख लिया कि दो वृत्त की असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के अधिक समीप होती है, यानी बड़ी जीवा केंद्र के समीप होती है, छोटी जीवा केंद्र से दूरी कम पर होती है। चलिए हमारा जो 10वां नंबर का थीम है इसको समझ लेते हैं। कह रहा है किसी वृत्त में एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। चलिए यहाँ पर एक चित्र बना भी हुआ है। कह रहा है कि एक चाप है, एक चाप हमने बताया आपको कि ये चाप है, देखिए ये चाप है, ठीक है। इस चाप द्वारा यहाँ पर कोण बन रहा है, तो
एक ही चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है, परिधि पर जो कोण बनता है उसका ठीक दूना होता है केंद्र पर। यदि हम बात करें कि यहाँ पर परिधि पर x डिग्री का कोण बन रहा है तो केंद्र पर बनेगा 2x डिग्री का, ठीक है। यदि यहाँ पर कोण बनेगा 30 डिग्री का तो यहाँ पर बनेगा 60 डिग्री का। आप समझ पा रहे होंगे आसानी से। इसका एक थ्योरम और है कि यदि हम बात करें कि एक हमारा वृत्त है और इसका यहाँ पर सेंटर है और एक वृत्त की एक जीवा द्वारा सेंटर पर जो कोण बनता है, चाप कह के सेंटर भी जीवा भी कर सकता है, जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है और उसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर जो कोण बनता है, तो परिधि पर बने कोण का दूना होता है केंद्र पर बना कोण। अगर यहाँ x बन रहा है तो यहाँ पर 2x बनेगा, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा और आपको विस्तारित में समझाते हैं। हमारे अगली स्लाइड में आपको मिलेगा और सवाल तो हमारे इसके पास बहुत सारे हैं। चलिए हमारा अगला जो थ्योरम है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए हमारा एक वृत्त है, ठीक है, यह वृत्त है और इसका सेंटर है और अर्धवृत्त तभी होगा जब व्यास खींचा जाएगा, ठीक है, या सबसे बड़ी जीवा खींची जाएगी वृत्त की। तो व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। अब हम क्या बात करते हैं कि यहाँ पर एक व्यास हमारा निकल गया ए और बी। जो हमारा व्यास है वो हमारा सेंटर ओ से होकर ही जाएगा। तो अगर इनके द्वारा कहीं पर भी केंद्र परिधि पर जो कोण बनता है वह समकोण होता है। यहाँ पर कितना, अगर ये सी बिंदु तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। समकोण का मतलब 90 अंश होता है, ठीक है। यहाँ हम बात करें कि ये कितना ही क्यों ना करीब हो जाए, यहाँ से भी अगर यहाँ पर मिलाएगा तो यहाँ पर भी 90 अंश का बनेगा। यहाँ पर भी बात, यहाँ इसको मिलाएं तब भी यहाँ पर कितना बनेगा, 90 अंश का बनेगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी यहाँ पर जो कोण सी बनेगा वह 90 अंश का बनेगा, ठीक है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कोई बिंदु P भी ले लेते हैं और इसको यहाँ पर इससे मिलाते हैं, P को B से मिलाते हैं तो यहाँ पर भी जो कोण बनेगा 90 अंश का बनेगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। किसी वृत्त में एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण समान होते हैं। कहने का आशय है कि ये हमारा देखिए वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पर इसका सेंटर है और एक जीवा है हमारे, ठीक है, और इस जीवा द्वारा परिधि पर जो कोण बने हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर हम इसके जीवा का मान पहले नाम रख लेते हैं ए और बी, और यहाँ पर एक बिंदु हम रख लेते हैं P और यहाँ पर एक बिंदु रख लेते हैं Q। इसी जीवा द्वारा हमने देखा कि एक कोण बन रहा है परिधि पर, Q पर कोण बन रहा है, और इसी जीवा द्वारा एक कोण बन रहा है P पर। यदि समान जीवाएं हैं तो कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। परिधि पर यदि समान जीवा द्वारा कोण बनता है तो हम बात करेंगे कोण P का जो मान होगा, यानी ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि समान जीवाएं परिधि पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो ऐसे परीक्षा में देखिए प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पर पूछ देगा कि यहाँ का मान जो है 30 डिग्री है तो यहाँ पर यक्स का मान कितना होगा बताना। तो हम कहेंगे भाई सूत्र हमको पता है कि समान जीवाएं जो हैं कि परिधि पर समान कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर भी यक्स का जो भी मान होगा हमारा कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। इस पर एक सवाल और पूछ देता है, कहता है कि यदि चलिए इसको आगे थ्योरम में देखते हैं। तो ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए एक बार और पुनरावृत्ति की ज़रूरत है, तो हम सवालों को हल करते समय आपको इसके आंसर को आसानी से बता पाएंगे और आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती तो एक बार और ज़रूर देखने का प्रयास करें, ठीक है।